हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेबी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के प्रथम सेमेस्टर के, यानी कि प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के। ठीक है, जिस पेपर का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत, जिसका पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 1206 ईस्वी तक हम लोग पढ़ेंगे इस पेपर में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बिंबिसार पर एक टिप्पणी लिखिए। बिंबिसार पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, टिप्पणी लिखिए। यह है, बिंबिसार हर्यक वंश का एक शक्तिशाली शासक था। वह 15 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठा था। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेतना से तथा रुद्रदेव की राजकुमारी खेमा से विवाह किया। उसने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को परास्त कर अंगराज को मगध राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसका राज्य 300 योजन तक फैला हुआ था, जिसमें लगभग 80,000 गांव सम्मिलित थे। बिंबिसार एक योग्य शासक प्रबंधक भी था। वह राज्य के कर्मचारियों पर कड़ी दृष्टि रखता था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। बिंबिसार का धार्मिक दृष्टिकोण बड़े उदार, इसलिए जैन और बौद्ध दोनों ही संप्रदाय वाले उसे अपने धर्म का अनुयायी मानते थे। कहा जाता है कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध का सिंहासन प्राप्त किया। उसने लगभग 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अजातशत्रु एक संक्षिप्त लेख लिखिए। अजातशत्रु पर एक संक्षेप में लेख लिखिए। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। वह लगभग 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। वह एक शक्तिशाली तथा पराक्रमी शासक था। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत से काफी समय तक संघर्ष किया। यद्यपि प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को पराजित कर उसे बंदी बना लिया था, परंतु अंत में उसे अजातशत्रु से संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार उसने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। काशी का नगर भी उसे पुनः लौटा दिया। इसके अतिरिक्त अजातशत्रु के लिच्छवियों को भी पराजित किया और वैशाली के मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अजातशत्रु का धार्मिक दृष्टिकोण उदार था एवं बौद्ध ग्रंथों से ज्ञान होता था। अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप और चैत्य बनवाए थे और 18 महावीरों की मरम्मत करवाई थी। महाविहारों की मरम्मत करवाई थी। उसने बौद्धों की प्रथम संगीति के अधिवेशन के लिए एक सभा भवन बनवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग को जो बता रहे हैं, मॉडल पेपर जो हम बता रहे हैं, वो आप लोगों के बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, 200 शब्दों में भी लिखने को आ सकता है और 500 शब्दों में भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, और 50 शब्दों में। तो आप लोग एक काम करिएगा, सबसे बड़ा वाला 500 शब्दों वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। 500 शब्दों वाला उत्तर आप लोग याद कर लेंगे तो आपको
250 शब्द भी लिख लेंगे, 250 शब्द भी लिख लेंगे उसमें, और 50 शब्द भी लिख लेंगे। ठीक है, 50 शब्द भी लिख लेंगे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, धनंद का परिचय, धनंद कौन का परिचय। ठीक है, महाबोधि वंश के अनुसार, महाबोधि के अनुसार नंद वंश का अंतिम राजा धनंद था। धनंद भी एक पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी शासक था। उसे उत्तराधिकार में एक विशाल कोष और सेना प्राप्त हुई। कथा सरित सागर के अनुसार धनंद के पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, यानी कि सोने की मुद्राएं थी। परंतु नंद राजा अपनी प्रजा में लोकप्रिय नहीं था। वह लोभी तथा कठोर व्यक्ति था। अत्यधिक कर लगाने के कारण प्रजा उससे असंतुष्ट थी। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनंद की लोकप्रियता का लाभ उठाया और उसने परास्त करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया। इस प्रकार नंद वंश का अंत हुआ और मगध में मौर्य वंश की स्थापना हुई। डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार नंद वंश के राजाओं ने 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक राज्य किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहास का अर्थ बताइए। प्रागैतिहास का अर्थ बताइए। इस शब्द का प्रयोग प्रथम सन 1891 में डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एंशंस ऑफ स्कॉटलैंड में किया। इसके पूर्व सन 1883 में टर्न ने प्रागैतिक काल के समकक्ष एज ऑफ मैन का प्रयोग किया था। अतः प्रागैतिहासिक काल मानते के कारण पृथ्वी व प्रादुर्भाव से प्रारंभ होकर प्राचीन प्रभाव की शुरुआत चलता चला है। वस्तुति लिपि प्रचलन के पूर्व अर्थात पाषाण काल से संबंधित संस्कृतियों को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जा सकता है। पुरातत्व पिता स्वर्गीय H.D. सांकलिया के मतानुसार लिपि ज्ञान के पूर्व किसी क्षेत्र, देश या राष्ट्र मानव का इतिहास ही प्रागैतिहासिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग सबसे पहले 500 शब्दों वाला या सबसे जो लॉन्ग आंसर होगा उसको आप याद करेंगे तो छोटे छोटे जो 50 शब्दों और 200 शब्दों में जो लिखने को आता है आप लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो देखते हैं नवपाषाण काल। विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप पूर्व पाषाण काल के पश्चात मध्य पाषाण काल, उसके पश्चात उत्तर पाषाण काल का प्रादुर्भाव हुआ। इस काल का समय क्रम एवं स्थान निश्चित करने कठिन है, परंतु इतना दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि पाषाणकालीन सभ्यता का विकास विश्व के चतुर्वेदिक प्रदेशों में प्रस्तावित था। इस काल से संबंधित सामग्री यूरोप, अफ्रीका, एशिया में स्थित अन्य केंद्रों में हुई है। भारत में इस युग के अवशेष कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सिंधु प्रदेश, बंगाल, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर तथा बेल्लारी जिले से प्राप्त हुए हैं। इस युग में प्रयुक्त समना, कैल्सेडोनी, जैस्पर, चाट एवं बॉल्स्टोन हैं। इस काल में प्रयुक्त सामग्री पर गहरे हरे रंग की पॉलिशी के जाती हैं। प्राप्त औजारों में प्रमुख हैं कुल्हाड़ी, हथौड़ी, सेल्ट, सिल्क, स्टोन और फैब्रिकेटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखते हैं। दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रशासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रशासक के रूप में। चंद्रगुप्त ने दिग्विजय के स्वप्नों के साथ साथ जनता के सुख और सुविधाओं का ध्यान रखा। विशाल साम्राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करवाने उसने एक सुसंगठित शासन की व्यवस्था की। भाग्यवश चंद्रगुप्त को चाणक्य जैसा योग्य मंत्री मिला था, जिसे अपने बुद्धि बल से शासन की वह सुंदर व्यवस्था स्थापित की जो आगे आने वाले सम्राटों के लिए प्रेरणा की वस्तु रही। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चंद्रगुप्त एक महान शासक, दक्ष संगठनकर्ता, प्रभावशाली सम्राट और राष्ट्र की राजनीतिक एकता का महान संस्थापक था। उसने उच्च कोटि के प्रबंधक के द्वारा ही विशाल साम्राज्य को दृढ़ किया था। उसका शासन अकबर के शासन से भी सुव्यवस्थित था और उसका अनुकरण वर्तमान काल की सरकारें कर रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 200 शब्दों वाला। ठीक है, 200 शब्दों में जो लिखने वाला होता है उसको देखते हैं। कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य कौन है देखते हैं। कौटिल्य प्रश्न पूछ रहे हैं। कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का सर्वप्रथम हाथ रहा है। वह इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी जाना जाता है। ब्राह्मण और तथा बौद्ध ग्रंथों से उसके जीवन के विषय में भी सूचना मिली। उससे स्पष्ट होता है कि वह तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था। वह वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञाता था और तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख आचार्य था, परंतु वह स्वभाव से अत्यंत रूढ़िवादी तथा क्रोधी था। पुराणों में उसे दीर्घर्ष यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कहा जाता है कि एक बार नंद राजा ने अपनी यज्ञशाला में उसे अपमानित किया, जिससे क्रोध में आकर उसने नंद को समूल नष्ट कर डालने की प्रतिज्ञा कर डाली और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना अस्त्र बनाकर उसमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुआ। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बिंदुसार के समय में चाणक्य कुछ काल तक प्रधानमंत्री बना रहा। बाद में उसने शासनकाल त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया तथा वन में तपस्या करते हुए अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए। वह राजनीति शास्त्र का प्रकांड पंडित था और उसने राज शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन कला प्रेमी एवं विद्या प्रेमी के रूप में कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखते हैं। महान कला प्रेमी चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पूर्वजों की भांति कला प्रेमी भी था। उसने एक ऐसी मुद्रा निर्माण पद्धति को अपनाया जो अन्य सम्राटों की अपेक्षा अधिक कलापूर्ण थी। फागान पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था को देखकर चकित हो गया। वहाँ के महलों की सजावट ने उसको चौंकाचौंध कर दिया। विद्या प्रेमी। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालकर लिखेंगे। ठीक है, मोटे अक्षरों से। यद्यपि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता की भांति कविराज नहीं था, परंतु विद्वानों को उसने आश्रय और प्रोत्साहन प्रदान किया था। संस्कृत भाषा के अमर कवि कालिदास चंद्रगुप्त की राज्यसभा के नवरत्नों में से था। उसका युद्ध सचिव वीरसेन व्याकरण न्याय और लोकाचार का ज्ञाता एवं कवि था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त
गुप्तकालीन सम्राटों में अपना अलग स्थान रखता है। वह भारतीय इतिहास के योग्यतम और महानतम शासकों में से एक था। ठीक है, 50 शब्दों में इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, 50 शब्दों में इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकाल सांस्कृतिक एवं आर्थिक समृद्धि का युग था। इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, गुप्तकाल सांस्कृतिक एकता एवं आर्थिक समृद्धि का युग था। इस कथन की विवेचना कीजिए या इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, करते हैं विवेचना। उत्तर है सांस्कृतिक एकता का युग। आप लोग ब्लैक पेन से मोटे अक्षरों में, ठीक है, मोटे अक्षरों में आप लोग हेडिंग डालकर, ठीक है, हेडिंग डालकर उसके बाद इस तरह से करके लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि यह लड़का या लड़की बहुत कुछ जानता है। ठीक है, गुप्त सम्राट आर्य संस्कृति के पोषक थे। आर्य संस्कृति के 3 मूल्य देश, धर्म तथा भाषा की एकता ने इस काल की संस्कृति को एकता प्रदान की। इस काल में संस्कृत को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इस भाषागत एकता के कारण ही सांस्कृतिक एकता को बल मिला तथा उपनिवेश स्थापना के कार्यों को प्रोत्साहन मिला, जिसका परिणाम यह हुआ कि जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो एवं चीन में भारतीय संस्कृति का प्रवेश हुआ। आर्थिक समृद्धि का युग। ठीक है, इसको भी हेडिंग डालकर मोटे अक्षरों में लिखेंगे। गुप्त काल में राजनीतिक एकता के परिणाम स्वरूप भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ, जिसके कारण आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुई। पश्चिमी प्रदेश पर गुप्त शासकों का अधिकार हो जाने के कारण स्थानीय व्यापारियों मार्ग भी उपलब्ध हो गए। चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिमी क्षत्रपों के प्रदेश का अधिकार हो जाने के कारण पश्चिमी समुद्र तट के अनेक व्यापार मार्ग खुल गए। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि गुप्तकाल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी तथा प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता था। अतः इन परिस्थितियों में बहुत से गृह उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि का जन्म हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि गुप्तकालीन आर्थिक समृद्धि स्वर्ण युगान था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हेनसांग कौन था? ठीक है, हेनसांग कौन था? ये 50 शब्दों में भी पूछ सकता है कि हेनसांग कौन था और कहाँ गया था, कहाँ आया था। ठीक है, तो आप लोगों को हेनसांग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा पहले से ही। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर। हेनसांग का परिचय। भारत में जितनी भी विदेशी यात्राएं आई उनमें हेनसांग का नाम सर्वोपरि है। उसे वे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। भारत में सम्राट हर्षवर्धन के काल 646 से 647 ईस्वी में आया था, या कह सकते ईसा पूर्व में आया था। हर्षकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी यात्रा के विवरण बड़े महत्वपूर्ण हैं। हेनसांग का जन्म 605 ईसा पूर्व में चीन के हिनान फ्रू प्रदेश में हुआ था। बाल्यावस्था में ही उसे मातृ पितृवियोग हो गया था, जिसे वह चिंताशील प्रकृति का बन गया था। उसका बड़ा भाई बौद्ध भिक्षु बन गया था। अपने भाई का अनुगमन करते हुए उसने भी बौद्ध पंथ की दीक्षा ली थी। उसने चीन के भिन्न भिन्न नगर तथा बिहारों की यात्रा और धर्म का गहन अध्ययन किया। भिक्षु के रूप में वह सम्मानित होने लगा। ठीक है, ये हेनसांग का कौन थे इसके बारे में था। अगला प्रश्न है प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम पर
संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ठीक है, संक्षिप्त प्रकाश डालिए। देखते हैं इसका उत्तर। नागभट्ट प्रथम के राज्यारोहण की तिथि निश्चित नहीं है। विद्वान ने इसका समय 8वीं शताब्दी ईस्वी के तीसरे और 5वें दशक के मध्य निश्चित किया। भोज की ग्वालियर परिस्थिति के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने शक्तिशाली म्लेच्छाधिपति की सेनाओं को परास्त किया। म्लेच्छा का तात्पर्य ताजिक अरब से किया जाता है। अलबिलादुरी के कथन से भी इसकी पुष्टि होती है। उसके अनुसार अरब सेनाओं ने अनेक स्थानों पर तो विजय प्राप्त की, परंतु उज्जैन में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। नागभट्ट ने उनका प्रतिरोध किया। R.S. त्रिपाठी के अनुसार म्लेच्छों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ नागभट्ट भरौच तक पहुंच गया, जहां से उसने चामान सामंत भरतवृद्ध का विधान संख्या 813 का हास्योट दानलेख प्राप्त होता है। यानी कि जो R.S. त्रिपाठी के अनुसार जो म्लेच्छों के विरुद्ध युद्ध भरौच तक पहुंचा था, उनका यह लेख दानलेख प्राप्त होता है। ठीक है। भोज की ग्वालियर परिस्थिति के अनुसार संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए वह विष्णु का अवतार था। ठीक है। R.S. त्रिपाठी का कोई म्लेच्छों के विरुद्ध युद्ध, ठीक है, यह कोई है रचना उनकी या किताब है, उसमें हास्योट दानलेख प्राप्त होता है, ये वाला। ठीक है, उसी का जिक्र किया हुआ है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजा जयसिंह सिंहराज एवं कुमारपाल के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जयसिंह सिद्धराज 1093 ईस्वी से 1143 ईस्वी तक यानी कि उसका शासन था। वह बड़ा ही वीर तथा पराक्रमी राजा था। उसने सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसने नादौल यानी कि जोधपुर के चौहानों को पराजित किया था और परमारों के से मालवा का अधिकांश भाग छीन लिया था। उसने चंदेल राजा मदनवर्मन पर भी आक्रमण किया, किंतु इसमें उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। वह शैव मतावलंबी था और उसने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। वह विद्या का महान पोषक और विद्वान का आश्रयदाता था। सिद्धराज के पश्चात उसका कोई दूर का संबंधी कुमारपाल यानी कि उसका जब इनकी मृत्यु हो गई 1893 थे 1143 से 1176 ईस्वी तक उसका राज्यपाठ चला। ठीक है। कुमारपाल गद्दी पर बैठा क्योंकि सिद्धराज निसंतान था। वह एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। उसने चौहान राजा अनुराज को पराजित किया था। उसने आबू का मालवा के परमार राजाओं का भी दमन किया था और सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की थी, परंतु उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय कोंकण के मल्लिकार्जुन के विरुद्ध थी। वह शौक धर्म का अनुयायी था। शैक धर्म का अनुयायी था और उसने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। जैन भिक्षुक हेमचंद्र से प्रभावित होकर उसने अपने राज्य में पशुवध का निषेध कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सियक द्वितीय यानी कि हर्ष के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है।
शियक द्वितीय हर्ष। शियक द्वितीय बैरी सिंह द्वितीय का पुत्र था। इसका उपनाम हर्ष भी था। शियक एक वीर एवं प्रतापी राजा था। अनेक युद्धों में विजय श्री प्राप्त करने के कारण उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नवशासकरित से विदित होता है कि उसने हुरों पर विजय प्राप्त की थी। इसी समय प्रतिहार वंश महिपाल प्रथम की मृत्यु के पश्चात अत्यधिक निर्बल हो गया। दूसरी ओर राष्ट्रकूट शासक खोटिग अपने वंश के पतन के कगार पर था। परमार वंश को शक्तिशाली बनाने के लिए शियक द्वितीय को यह सुनहरा अवसर था। उसने इसका पूरा लाभ उठाया। शियक द्वितीय ने राष्ट्रकूट नरेश कोटिग पर आक्रमण कर उदयपुर प्रशक्ति श्लोक यानी कि जो श्लोक 12 के अनुसार राष्ट्रकूटों की लक्ष्मी को शियक द्वितीय ने युद्ध में छीन लिया। परंतु शियक द्वितीय इससे संतुष्ट न हुआ। उसने राष्ट्रकूट नरेश कोटिग का पीछा उसकी राजधानी मान्यखेड़ तक किया, जहां उसे अपार संपत्ति लूट में प्राप्त हुई। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर कलिघट नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है परमार नरेश मुंजराज का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अथवा परमार शासक मुंज की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, अथवा मुंज परमार के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। देखते हैं मुंजराज का मूल्यांकन। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालकर लिखेंगे। ठीक है, इसे मुंजराज को अपने पिता शियक द्वितीय से एक छोटा राज्य प्राप्त हुआ था, परंतु अपने बाहुबल से उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। वह महान विजेता होने के साथ एक कुशल निर्माता भी था। उसने अपनी राजधानी धारा में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया तथा मुंजसार नामक एक तालाब बनवाया। उसने गुजरात में मुंजपुर नामक नगर भी बसाया था। वह एक महान विद्वान कवि था। सरस्वती देवी कवियों के मित्र मुंज में ही विश्राम करती थी। वह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद का कथन है कि स्वयं एक पूर्ण विद्वान मुंज ने विद्वानों को प्रोत्साहन दिया और कुछ दूसरे विद्वानों ने उसे उदारपूर्वक अनुदानों को प्राप्त किया था। मुंजराज का राजकवि पद्मगुप्त था, जिसने नवशासनचरित नामक महाकाव्य की रचना की थी। काव्य निर्णय और दशक रूपालोक के रचयिता धनिक एवं लक्ष्मीमाला और तिलक मंजरी के लेखक धनपाल इसके सभासद थे। मुंजराज अपने कुशल वक्तव्य, उच्च कवित्व, तर्कशास्त्र, शास्त्रों एवं आगमों के ज्ञान के कारण सामंतों के मध्य सदैव प्रशंसनीय रहता था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।